हथौड़े की आखिरी चोट पत्थर को तोड़ देती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हथौड़े के पिछले सारे प्रहार व्यर्थ गए। नहीं, सफलता निरंतर प्रयासों का परिणाम है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। कई विकास योजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए और भुज में 53,400 करोड़ की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का किया संचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों के साहस की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 18 उप मुख्यमंत्रियों की हुई अहम बैठक में सुशासन और विकास पर दिया गया जोर। विभिन्न मुद्दों पर हुआ व्यापक विचार विमर्श। विभिन्न राज्यों ने जल संरक्षण, शिकायत निवारण, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेल और अन्य विषयों सहित विविध क्षेत्रों में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं का किया प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के 1 दिवसीय दौरे पर। कृषि उद्योग समागम में होंगे शामिल। बतौर मुख्य अतिथि करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। उपराष्ट्रपति वहां उपस्थित लोगों को करेंगे संबोधित और उनका मार्गदर्शन। भारत को अपने सशस्त्र बलों के शौर्य, साहस और दृढ़ संकल्प पर गर्व, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लैटिनम जुबली समारोह को किया संबोधित। कहा, भारत ने न केवल अपने आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया, बल्कि इस संबंध में दुनिया को एक स्पष्ट और दृढ़ संदेश भी दिया। अगर किसी ने हमारे यहाँ आतंक फैलाने का काम किया तो परिणाम ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा होंगे गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई विकास योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 11:15 बजे दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके बाद वो दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड और दाहोद स्टेशंस के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आमान परिवर्तित कटोसन कलोल खंड का भी उद्घाटन करेंगे। इस पर एक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। वो एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम करीब 4 बजे भुज जाएंगे और भुज में 53,400 करोड़ रुपए की अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं में खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क में उत्पन्न अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए ट्रांसमिशन परियोजनाएं, ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, तापी में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इकाई शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 27 मई को गांधीनगर जाएंगे और सुबह करीब 11 बजे गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 122वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर वोकल फॉर लोकल समेत कई बिंदुओं का जिक्र किया। उन्होंने सेना के पराक्रम को भी जमकर सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर नागरिक ने संकल्प लिया है कि आतंकवाद को खत्म करना ही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, ये बदलते भारत की तस्वीर भी है। आज पूरा देश
आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। प्रधानमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि गढ़चिरौली के काटेझारी गांव में जब पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर इस बस का स्वागत किया। पहली बार गांव में बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि अब आसपास के पूरे क्षेत्र में लोग इस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं और स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद से सामूहिक लड़ाई में बुनियादी सुविधाएं ऐसे क्षेत्रों तक भी पहुंचनी शुरू हो गई हैं। साथियों, बस से कहीं आना जाना कितनी सामान्य बात है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार एक बस पहुंची। इस दिन का वहां के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेझरी। काटेझरी में
आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, मन की बात में हम छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिक्र किया और कहा कि हर बार की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस हमें दैनिक जीवन में योग को समाहित करने की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस बार भी योग दिवस को रोचक ढंग से मनाने का आग्रह किया। मेरे प्यारे देशवासियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ये अवसर याद दिलाता है कि अगर आप अब भी योग से दूर हैं तो अब योग से जुड़े। योग आपका जीवन जीने का तरीका बदल देगा। साथियों, 21 जून 2015 में योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग संस्थान अपनी तैयारियां साझा कर रहे हैं। बीते वर्षों की तस्वीरों ने बहुत प्रेरित किया है। हमने देखा है अलग अलग देशों में किसी साल लोगों ने योग चेन बनाई, योग रिंग बनाई। ऐसी बहुत ही तस्वीरें हैं जहां एक साथ 4 जनरेशन मिलकर योग कर रही हैं। बहुत से लोगों ने अपने शहर की आइकॉनिक प्लेसेस को योग के लिए चुना। आप भी इस बार कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से योग दिवस मनाने के बारे में सोच सकते हैं। साथियों, आंध्र प्रदेश की सरकार ने योग आंध्र अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में योग संस्कृति को विकसित करना है। इस अभियान के तहत योग करने वाले 10 लाख लोगों का एक पूल बनाया जा रहा है। मुझे इस वर्ष विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस बार भी हमारे युवा साथी देश की विरासत से जुड़ी आइकॉनिक प्लेसेस पर योग करने वाले हैं। कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग चेन का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है। हमारे कॉरपोरेट्स भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ संस्थानों ने ऑफिस में ही योग अभ्यास के लिए अलग स्थान तय कर दिया है। कुछ स्टार्टअप्स ने अपने ऑफिस योग अवर्स तय कर दिए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो गांवों में जाकर योग सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोगों की ये जागरूकता मुझे बहुत आनंद देती है। साथियों, योग दिवस के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में जानकर आपको बहुत खुशी होगी। कल ही यानी 24 मई को WHO के डायरेक्टर जनरल और मेरे मित्र तुलसी भाई की मौजूदगी में एक MOU साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के साथ ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस के तहत एक डेडिकेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल पर काम शुरू हो गया है।
इस पहल से आयुष को पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। राजधानी दिल्ली में रविवार को एनडीए के 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 18 उप मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में सुशासन और विकास पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा सुशासन को बढ़ावा देना और विभिन्न राज्यों में लागू की गई योजनाओं का आदान प्रदान करना था। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने विकास की गति को बढ़ाने और लोगों को डबल इंजन वाली सरकार से लाभान्वित होने की आवश्यकता पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित था और दूसरा जाति जनगणना कराने के सरकार के फैसले से संबंधित था। इस बैठक में हमारे 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये उपस्थित रहे। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। और जो हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। जातिगत जनगणना, इस जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है, और ये हमारी कल्पना शुरू से थी। और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। और सभी लोगों ने इसको, जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है, उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के आज के कार्यक्रम की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति आज दोपहर 12:25 और नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। अन्नदाताओं के लिए समर्पित मध्य प्रदेश सरकार किसानों के जीवन को खुशहाल और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की संकल्पना ले रही मूर्त रूप। इसी कड़ी में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में नरसिंहपुर में 26 मई को कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ किया जाएगा। ये समागम 28 मई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में किसान हितैषी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन जारी है। इसी कड़ी में कृषि उद्योग समागम कृषि और कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कृषि उद्योग समागम से किसानों तक पहुंचेगी नवीनतम तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी मिलेगा बढ़ावा। ध्यान देना, ये 26 तारीख को हमारे नर्मदापुरम के पास नरसिंहपुर में किसान कृषि उद्योग समागम का बड़ा मेला लगने वाला है। यशस्वी उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी को बुला रहे हैं। हमारे किसान और उन्नत खेती कैसे करें,
अच्छे से अच्छे बीज कैसे आए, ये जो नरवाई जलाते हैं इसके बजाय उसको खाद कैसे बना ले, अपने लिए कम पानी में कम खेती में ज्यादा उपज कैसे आए, अलग अलग प्रकार के सभी यंत्रों पे आपके लिए सभी प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी लगेगी। आपके प्रदर्शनी में भी जितने यंत्र की कीमतें हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उन्नत खेती कराने के लिए यंत्र आप लेना, उस पे भी सब्सिडी हमारी सरकार देने वाली है हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत के दृढ़ संकल्प और आतंकवाद के विरुद्ध कड़े रुख पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता और वीरता की सराहना की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटिनम जुबली समारोह में उपस्थित विशेष लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने न केवल अपने आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है, बल्कि इस संबंध में दुनिया को एक स्पष्ट और दृढ़ संदेश भी दिया है। उन्होंने आग्रह किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हम सामूहिक हित की भावना से आगे बढ़े। आज पूरे देश को गर्व है भारत की सेनाओं पर, उनके शौर्य पर, उनके साहस पर कि कोई भी परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति के अंदर भारत केवल अपनी रक्षा नहीं करेगा, लेकिन दुनिया के अंदर जो देश के अंदर जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नई नीति, नई कार्य योजना से इस काम करेगा। और हमने ये साबित कर दिया कि इस देश के अंदर कोई भी देश या कोई भी आतंकवाद फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके परिणाम सिंदूर ऑपरेशन से भी गंभीर परिणाम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत हमेशा से ही शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन अगर किसी ने हमारे यहाँ आतंक फैलाने का काम किया तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, बौद्ध की धरती रहा है और हमेशा हमने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। लेकिन अगर कोई देश उस देश में के संरक्षण देने वाले सत्ता के लोग अगर भारत में आतंकवाद और आतंकवाद फैलाने का प्रयास करेंगे तो उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। और आपने देखा कि जब जब भी पड़ोसी देश के समर्पित लोगों ने आतंक फैलाकर दहशत करने का काम किया, हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की, हमने उनकी सरजमी पर जाकर उनको जवाब दिया। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर झारखंड की अपनी पहली यात्रा पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रांची के बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बिरसा मुंडा संग्रहालय भी गए। इस अवसर पर उन्होंने देश के विकास में आदिवासी समुदाय के योगदान की सराहना की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में कहा कि पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के पास अब एक नया दृष्टिकोण है और इस तरह के अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। सांसद शशि थरूर ने सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए गुयाना जाने से कुछ घंटे पहले ये बात कही। शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर जाकर आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके प्रति एकजुटता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को आतंकवाद की साझा समस्या के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना होगा। भारतीय सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को बहरीन के उप प्रधानमंत्री
शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख पर चर्चा की। अलग अलग भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने दक्षिण कोरिया और स्लोवेनिया के राजनीतिक नेताओं को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत की कतई न सहन करने की नीति मतलब आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस के बारे में जानकारी दी। नई दिल्ली के हिंदी भवन सभागार में प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार, कवि, लेखक, संपादक, हिंदी भवन के संयोजक तथा हिंदी भवन न्यास समिति के संस्थापक मंत्री पंडित गोपाल प्रसाद व्यास की 9 खंडों और 13 भागों में छपी समायोजित रचनावली का लोकार्पण किया गया, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने कहा कि व्यास जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। आज हिंदी के प्रयोग पर व्यास जी ऊपर से नीचे तक देखते होंगे तो उन्हें संतोष हो रहा होगा। उन्होंने कहा कि सत्ता जहां से प्रवाहित होती है वहां से लेकर नीचे तक आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच के माध्यम से हिंदी का उपयोग किया जाता है। हिंदी बोलने पर हम सब को गर्व महसूस होता है। व्यास जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य विनोबा भावे जैसे सभी लोगों से उनका निजी संपर्क रहा। ऐसे विलक्षण महापुरुष को आज़ादी के अमृत काल में हम सब याद कर रहे हैं। उनके ग्रंथों का लोकार्पण हो रहा है, यह बहुत हर्ष का विषय है। और एक चीज़ तो मैं आज जरूर आपके बीच कहना चाहूँगा कि आदरणीय व्यास जी, हम लोग मानते हैं कि हमारे मनीषी हमारे बीच नहीं तो कहीं ना कहीं हैं। वो जब आज हिंदी का प्रयोग ऊपर से नीचे लेकर देखते होंगे तो जरूर उन्हें संतोष होता होगा। सत्ता जहां से प्रवाहित होती है वहां से लेकर नीचे तक आज अंतर्राष्ट्रीय फोरमों पर हम लोग जाते हैं, हमें हिंदी बोलने में फक्र होता है। हम उस स्थिति में कम से कम आज हैं। भारत और भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर, भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी PVR सुब्रमण्यम ने ये जानकारी दी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत आज जापान से आर्थिक तौर पर बड़े आकार की अर्थव्यवस्था हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले 2 से 3 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। Theme of the meeting itself and the first item in the agenda was Viksit Rajya for Viksit Bharat. Viksit Bharat Hetu Viksit Rajya. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और देश में 30 वर्षों से चली आ रही गठबंधन सरकारों के युग का अंत किया था। जनता ने पहली बार एक स्पष्ट जनादेश देकर स्थिर और मजबूत नेतृत्व को चुना था। आज विकसित भारत सिर्फ एक सपना नहीं है, हर भारतीय का साझा संकल्प बन चुका है। भारत जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये लक्ष्य अब हकीकत में बदल गया है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं भारत के परिवर्तनकारी युग के एक खास वीडियो के साथ। आप ये वीडियो देखें। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। भारतीय राजनीति में 26 मई बदलाव, विकास की और निर्णायक नीति की तारीख है। 11 साल पहले साल 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ दिलाई गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि बीते 30 सालों से देश में गठबंधन की राजनीति हावी थी। स्पष्ट जनादेश बीते 3 दशकों में लोकसभा में किसी भी दल को नहीं मिला था। लेकिन 2014 बदलाव का साल था। लोकसभा चुनावों में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा और कुल 282 सीटों पर जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। साफ नियत और स्पष्ट नीति के साथ सबका साथ सबका विकास का मंत्र अपनाया। गरीबों के जनधन अकाउंट खुले, उज्ज्वला के जरिए स्वच्छ ईंधन मिला, उजाला के जरिए घर घर बिजली पहुंची, गरीब लोगों को जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का कवच किफायती रूप में उपलब्ध हुआ। इंफ्रा विकास, कर सुधार, पुराने कानूनों को हटाना कुछ ऐसे बड़े कदम रहे जिसने देश के हर एक नागरिक के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया। आज डीबीटी के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है तो गरीब और वंचितों तक सीधे उनके अकाउंट में पैसे एक क्लिक में पहुंच जाते हैं। युवाओं और उनके सपनों के बीच अब लाल फीताशाही की अड़चनें नहीं आती हैं। स्टार्टअप्स और नए उद्यम आसानी से शुरू किए जा रहे हैं। बीते 10 सालों में इतना बदलाव आ चुका है कि देश का हर वर्ग, हर व्यक्ति आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण का हिस्सा बन रहा है। विकसित भारत अब सभी का संकल्प है और चौथी आर्थिक महाशक्ति बनना एक उपलब्धि।